हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। एज यू नो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी और बाकी एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं और उसी में हम एनसीईआरटी क्लास 12th जो हिस्ट्री की बुक है, एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसका चैप्टर 1 हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने लाइन बाय लाइन उसके एक्सप्लेनेशन को समझा था, उस पूरे चैप्टर को हमने जाना और खास करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई थी। एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि एक तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, साथ ही साथ आप बाकी अगर मटेरियल के साथ कंपेयर करके देखते हो तो एनसीईआरटी काफी अच्छी है, गवर्नमेंट डेटा है, रिलायबल है और काफी शॉर्ट में, काफी कंसाइज वे में चीजें जो है एक्सप्लेन करी गई हैं। बट फायदा तब होता है जब आप खुद से इसको रीड करते हो, लाइन बाय लाइन रीड करते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड इसी के लिए आपको ये सर्विस या ये जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड करा रहा है कि आप इन लेक्चर्स के साथ में खुद से भी बुक रीडिंग जो है वो स्टार्ट करें। जो लोग 2026, 2027 या 2028 के लिए भी सोच के चल रहे हैं, मतलब जो अभी जिन्होंने अभी कॉलेज स्टार्ट करा है, जो अगले 3 साल का सोच के चल रहे हैं, उनके लिए भी जो फाउंडेशन है वो एनसीईआरटी से बनेगी, तो उनको एनसीईआरटी जो है डिटेल में पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है डिस्कशन थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था। हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट करा था जिसका नाम था ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये उसके ऊपर बेस्ड है। थ्रू वेरियस पिक्चर्स वी गेट टू नो द बेसिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेसिक डिजाइन के बारे में, डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन मतलब काइंड ऑफ सिटीज थी उनके बारे में हमने जाना, किस प्रकार की उनकी लाइफस्टाइल थी वो हमने जाना, और जो एक नॉर्मल सिटी थी, एक अर्बन कल्चर में एक नॉर्मल सिटी थी, उसका एक लेआउट कैसा था, प्लांट सिटी थी, उनके अराउंड फोर्टिफिकेशन हुआ करता था, या और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने पिछले 2 क्लासेस के अंदर पढ़ी थी। राइट, इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था। जैसे आज के टाइम पे हम फिर भी देखते हैं कास्ट के बेसिस पे है या पैसे के बेसिस पे है, डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो उनके रहन सहन में, उनके लाइफस्टाइल में आपको नजर आ जाते हैं। तो क्या एंशियंट टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी या फिर जो है वो डिफरेंसेस थे सोसाइटी के अंदर, स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो ज्यादा था। इसके लिए ना सोसाइटी में जब आपको बताना होता है कि सोसाइटी में जो है एक तो डिफरेंस है और एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्ट्रेटा बने हुए हैं। राइट, कुछ लोग ज्यादा रिच हैं, ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दी अदर। तो हमने थ्रू बरियल्स और लग्जरियस आइटम के थ्रू ये ट्रेस करने की कोशिश करी थी। देन हमने चौकीदारों के बारे में पढ़ा था और क्राफ्ट प्रोडक्शन के जो अलग अलग सेंटर्स थे हमने उनके बारे में जाना था। ये माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत अच्छे थे। इसी में ही हमने आगे देखा था स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, मतलब इतना अच्छा क्राफ्ट प्रोडक्शन का हब था हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो सारी चीजें उनके पास खुद से तो अवेलेबल नहीं थी, वो किसी न किसी और सिविलाइजेशन से और सिटीज से वो प्रोक्योर करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था। जो फॉरेन ट्रेड के काइंड ऑफ एविडेंस हैं, चाहे वो सील के थ्रू हो, चाहे वो उनके रिटर्न टेक्स्ट में हो, वो चीजें हमें जो है वो अवेलेबल हुई हैं। वो विद इन इंडिया प्रोक्योर करते थे, विद इन इंडिया भी जो है डिफरेंट मटेरियल खरीदते थे, उनसे सामान बना करके वो बेचते थे, और इंडिया के अलावा भी जो है वो अलग अलग रीजन से मटेरियल प्रोक्योर करते थे, जिसमें हमने दो के बारे में बात करी थी। एक हमने पढ़ा था लापिस लजूली के बारे में। लापिस लजूली जो है एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन हुआ करता था जो अफगानिस्तान से प्रोक्योर किया उन्होंने। और एक हमने मगन जो प्रेजेंट डे ओमान है उस रीजन के बारे में हमने सुना, पढ़ा कि कॉपर जो है अदर देन खेतरी माइंस, तो वो ओमान वाले रीजन से भी कॉपर का एक तरीके से प्रोक्योरमेंट करते थे। तो किस तरीके से वो कांटेक्ट मेंटेन करते थे, यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट के बारे में हमने बात करी थी कि सील जो है वो है क्या चीज। बेसिकली सीलिंग क्या होता है कि कोई भी मटेरियल उनको भेजना होता था तो उसके ऊपर काइंड ऑफ एक बिलिंग मान लीजिए, या फिर मान लीजिए वो एक वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ऑथेंटिक मटेरियल है, इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने भेजा है, काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी या आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए सीलिंग्स या सील का यूज किया जाता था। स्क्रिप्ट का हमने डिस्कस करा कि स्क्रिप्ट जो है अभी तक हम प्रॉपरली डेसिफर नहीं कर पाए हैं कि क्या कहने की वो कोशिश कर रहे हैं, बट स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी गई है और इसको कहते हैं बोस्ट्रोफिडॉन। ठीक है, ये जो लिखने का स्टाइल है इसको कहते हैं बोस्ट्रोफिडॉन। लेकिन अभी तक ये स्क्रिप्ट क्या है उसके बारे में, मतलब स्क्रिप्ट में क्या कहने की कोशिश करी गई है वो हमें क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो राइट टू लेफ्ट लिखने की टेक्निक होती है उसको बोस्ट्रोफिडॉन कहते हैं।
वेट्स के बारे में हमने जाना था, जो है किस तरीके से वेट्स जो है वो बनाए गए थे, यूनिफॉर्मिटी हमें नजर आती है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एंशियंट अथॉरिटी की। अब मुद्दा ये आता है कि ये जो सिटीज थी ये एक जगह तो लोकेटेड थी नहीं, ये पूरे आपके जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है इंडिया का वहां पर ये लोकेटेड थी। लेकिन ये इतनी बड़ी सिटीज को, एक मान के चलिए गांव को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये इतनी बड़ी सिटीज को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कोई ना कोई अथॉरिटी तो जरूर एग्जिस्ट करती होगी। तो क्या थी वो अथॉरिटी, चलिए समझते हैं। एंशियंट अथॉरिटी की हम बात करते हैं। देखो, अथॉरिटी जो है एंशियंट टाइम में जितनी हमें एविडेंस मिलते हैं, एंशियंट अथॉरिटी में ज्यादातर रिलीजन का डोमिनेंस हमें नजर आता है। रिलीजन का डोमिनेंस अगर ना भी हो तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करती है, ऐसा नजर आता है। दूसरा, जितने भी रिटन हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हो पाते हैं अदर देन हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें ये दिखता है कि एक वॉरियर क्लास जो है वो डेफिनेटली रहती है, जो प्रोटेक्शन के और पूरा अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन करने के काम आती है। पर हड़प्पा में एज सच हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। पर ये कहना कि वहां पे कोई अथॉरिटी थी नहीं, ये अपने आप में अपने आप को झूठ बोलना ही है एक तरीके से, क्योंकि बिना अथॉरिटी के इतना यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है, इतना अच्छा अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हो सकता। इतनी दूर से आप जो ट्रेड है वो भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स देयर वाज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, वो जानते हैं। So there are indication of complex decision being taken and implemented in the हड़प्पन सोसाइटी। सीधी सी बात है, जो मैंने आपको बोला, कॉम्प्लेक्स डिसीजन तो लिए गए हैं, पूरे शहर को बसाना कोई आसान काम तो नहीं होता, और उसमें भी कितनी सारी सिविलाइजेशन में कितनी सारी सिटीज हमें नजर आती हैं। Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery, seals, weight and bricks। यूनिफॉर्मिटी हमें नजर आती है उस टाइम पे। आप आज की बात नहीं कर रहे हो, आप 2300 बीसी की बात कर रहे हो, आप 2400 बीसी की बात कर रहे हो, आप 2000 बीसी की बात कर रहे हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतनी यूनिफॉर्मिटी, इतना प्रिसीजन मेंटेन कर पाना, ये अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डनरी है। Notably, bricks, though obviously not produced in any single center, were of uniform ratio throughout the region। ईंटें एक जगह पे नहीं बनाई गई, पर पूरे रीजन में ईंटों का जो साइज है वो एक समान मिला है, जम्मू से लेके गुजरात के बीच में। वी हैव ऑल्सो सीन दैट सेटलमेंट वर स्ट्रेटेजिकली सेट अप इन स्पेसिफिक लोकेशन फॉर वेरियस रीजन। बिसाइड्स लेबर वॉज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म। सो हु ऑर्गेनाइज्ड दीज एक्टिविटी? यानी एक तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी, दूसरा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के साथ में लेबर को ऑर्गेनाइज कराना, साथ ही साथ इतने सारे कैपिटल यानी पैसे का अरेंजमेंट करना, ये बिना अथॉरिटी के पॉसिबल नहीं है। तो कौन इनको ऑर्गेनाइज करा रहा था, इसके बारे में हम बात करते हैं। We'll talk about the palaces and king. So if we look for a center of power or for depiction of people in power, archaeological records provide no immediate answer। अगर हम एक सेंटर या एक अथॉरिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री में कोई एविडेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली है मोहनजोदारो के अंदर, जिसको हमने कहा है कि ये एक जमाने में या उस टाइम पे मैच्योर हड़प्पन फेज में एक पैलेस हुआ करता था, एक महल हुआ करता था। लेकिन अभी तक देखो, जो महल होता है ना, महल के साथ बहुत स्पेक्टिकुलर, मतलब मैसिव बिल्डिंग या उसकी जो डिजाइन होती है वो अपने आप में आपको देख के लगेगा कि हाँ बहुत ही एक रॉयल, एक आलिशान जो है वो स्ट्रक्चर ये रही होगी। बट एज सच ऐसी कोई स्पेक्टिकुलर जो है फाइंडिंग यहाँ पर नहीं मिली है। यहाँ पे एक स्टोन स्टैचू मिला है जिसको लोग जो है वो प्रिस्ट किंग के नाम से जानते हैं, ये है वो स्टोन स्टैचू। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसका आपको रेफरेंस पता होना चाहिए कि ये जो स्टोन स्टैचू है किससे बना हुआ है और ये कहाँ पर मिला था। This is because archaeologists were familiar with the Mesopotamian history and its priest king and have found parallel in the Indus region। I think last time भी हमने इस बारे में बात करी थी कि जो priest king का concept है ये मेसोपोटामिया में ज्यादा चलता था, which is the contemporary civilization of हड़प्पन्स। तो वहां पर priest king था, तो लोगों ने ये ट्रेस करने की कोशिश करी कि शायद हड़प्पन्स में भी कोई priest king जैसी अथॉरिटी रही होगी। But we will see the ritual practices of Harappan civilization are not well understood yet, nor are there means of knowing whether those who perform them are also held political power। प्रिस्ट किंग का मतलब ये होता है कि जो पूजा पाठ करता है उसी के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, मतलब रिलीजियस लीडर्स हैं। प्रिस्ट किंग जो वर्ड है ना, इसका मतलब है रिलीजियस लीडर है। रिलीजियस लीडर में हमें एक ग्रेट बात जो है वो मोहनजोदारो के अंदर मिला है। बट ये कह पाना कि वहां पर जो लोग पूजा पाठ करते थे उनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, ये शायद अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एज सच इसके कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है।
कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी की कोई रूलर नहीं थे, जो कि सही नहीं हो सकता। उनको लगता था कि सोसाइटी में सबके पास बराबरी का हक है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि काफी हद तक समाज के जो सारे लोग थे वो बराबर थे, इक्वल थे, यानी इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। अदर्स फील देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर। इवन उन्होंने कहा कि एक रूलर ना होकर के अलग अलग रूलर थे, और हड़प्पा का अलग था, मोहनजोदारो का अलग था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, सिंगल अथॉरिटी वहां पे एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि बिना सिंगल अथॉरिटी के हुए सिमिलैरिटी आपको नहीं नजर आ सकती है। द एविडेंस फॉर प्लांट सेटलमेंट, the similarity in artifacts, the standardized ratio of brick size, establishment of settlement near source of raw material, ये सारी चीजें आपको तब तक नहीं मिल सकती हैं जब तक आप जो है वो एक जगह पे एक अथॉरिटी के अंडर आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, देन हम बात करते हैं एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो एंड ऑफ सिविलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली जब आपके मेच्योर हड़प्पन फेज ऑलमोस्ट जिस टाइम पे हर सिटी अपने पीक पे थी, वो एकदम से डाउन होता है, और 1500 बीसी तक आते आते, इवन उससे पहले 1700 बीसी तक आते आते हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगती है। तो उसके रीजन क्या है? इसके जो एविडेंस है वो 1800 बीसी में मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, कि जो रीजन थे हड़प्पन साइट के, जैसे चोलिस्तान है, इनको अबेंडन कर दिया गया था। साइमल्टेनियसली देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। राइट, तो ये आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी ये इसके बारे में बात करी थी। आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके एक तरीके से डिक्लाइन होने के पीछे मेन रीजन क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइमेट को इसका दोषी बताया गया है। ये कहा गया है कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुई है। दूसरा ये भी है कि शायद लोग जो हैं वो वहां से शिफ्ट होकर के ईस्टर्न साइड मूव कर गए थे। ईस्टर्न साइड मूव करने यानी सिंधु वाले रीजन को छोड़ करके, इंडस वाले रीजन को छोड़ करके वो लोग जो है वो गंगा रिवर वाले सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम के अराउंड उन्होंने सेटलमेंट कर ली थी। इसके बहुत सारे जो हैं वो लोगों के एविडेंस मान लीजिए, लोगों के जब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लोर करा, उनके बेसिस पे आप ये मान लीजिए। लेकिन ये एक इसका सार जो है वो निकल करके आता है। इन्वेजन की बात आती है कि हो सकता है बाहर से यानी आर्यंस ने अटैक करा हो। तो कहीं ना कहीं आर्यंस अगर अटैक करते तो बहुत बड़े लेवल पे जेनोसाइड या मास किलिंग हुई होती, बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए होते। बट एज सच कुछ छोटे छोटे एविडेंस को छोड़ करके कोई बहुत डायरेक्ट एविडेंस हमें इस बात का भी नहीं मिलता है। ठीक है, फिर हमने देखा था डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर कैसे हुई थी। तो कनिंगम्स कंफ्यूजन, वो एक्चुअल में अलेक्जेंडर से रिलेटेड जो कनिंगम थे, वो अलेक्जेंडर जहां पे उन्होंने अटैक करा था नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, वो एक्चुअल में उसको ढूंढ रहे थे। क्योंकि इससे पहले वैदिक सिविलाइजेशन से पहले कोई और सिविलाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट कर रही होगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। इवन ना तो इंडियन स्कॉलर्स को, ना फॉरेन ऑथर को, किसी को आइडिया नहीं था। इसीलिए वो लोग जो है बहुत ही लिमिटेड अपने सोर्सेज के थ्रू वो स्टडी कर रहे थे, यानी जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहां पे। तो अलेक्जेंडर कनिंगम को बहुत लंबे टाइम तक ये कंफ्यूजन रहा कि यहाँ पे जो ये वो मिली है, सिविलाइजेशन मिली है, ये कहीं ना कहीं वैदिक सिविलाइजेशन या उसके बाद का ही हिस्सा है। उनको ये आइडिया नहीं था कि ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन हो सकती है। ये कनिंघम का स्केच है जो हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस करा था, फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा। और एक नई ओल्ड सिविलाइजेशन हमारे सामने आती है कि ये लाइन हमने जानी थी कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 इयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंडर। मतलब हमारे इतिहास को 3000 सालों का जो इतिहास था हमारा वो और बढ़ा दिया। और ये सबसे ज्यादा काम जो है वो जॉन मार्शल, जब वो एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, उनके टाइम पे हुआ था। राइट, तो ये डिस्कवरी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंडिया के लिहाज से, हमारे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नई टेक्निक्स आती हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं, और आज के टाइम पे बहुत सारी जो हड़प्पन साइट्स हैं वो पाकिस्तान वाले रीजन में है। इंडियन स्कॉलर्स अब कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन साइट्स हैं उनको ढूंढा जाए और उनके ऊपर स्टडी करी जाए। आप ये कह सकते हैं कि साइट्स लाइक कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा ये इंडिया वाली साइड है, और ये कहीं ना कहीं आफ्टर पार्टीशन या आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, इनके ऊपर इतनी इन डेप्थ स्टडी हुई है। इवन अगर आप राखीगढ़ी के बारे में देखेंगे कि तो अभी इसके ऊपर एग्जीक्यूशन चल रहा है, बट ये माना जा रहा है कि शायद ये मोहनजोदारो से भी बड़ी साइट हुई होगी। अभी तक जो है इसके ऊपर स्टडीज हो रही हैं,
तो फाइनली कंक्लूसिवली कहना मुश्किल है, बट हम ये कह सकते हैं कि राखी गढ़ी इन इंडिया, इंडिया की अगर मैं बात करूं, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बात करी थी। नाउ विल डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। पास्ट में आई थिंक जब चैप्टर की शुरुआत करी थी तब में मैंने आपको बोला था, आज फिर से बोल रही हूँ, पास्ट की जब जानकारी लेनी होती है ना, जब आपको इतिहास को जानना होता है, तो आप हमेशा क्या करते हो, हमेशा आपको एविडेंस पर रिलाय करना पड़ता है। एविडेंस आपको आर्कियोलॉजिकल मिल सकते हैं और एविडेंस जो है वो आपको लिटरेरी मिल सकते हैं, लेकिन उन एविडेंस को क्या होता है, काइंड ऑफ पजल होती है, वो डिफरेंट पीसीस को आपने जोड़ करके देखना होता है, और उसके बेसिस पे वो जो पजल के जो डिफरेंट पीसेस आप एक साथ लेकर के आते हो, उसके बेसिस पे आप बताते हो कि शायद ऐसा हुआ होगा। यानी जैसे मान लो आपसे आज से 50 साल पूछ लिया जाए, 50 साल पहले क्या हुआ होगा, तो 50 साल पहले किसी ने कोई डायरी लिखी होगी, कोई न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल आया होगा, आप लोगों से पूछते हो, तब जाके आपकी एक मेमोरी क्रिएट होती है। लेकिन अब आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस है, 50 साल पहले इतिहास के आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो और आप बताते हो कि शायद इतिहास ऐसा रहा होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये जो पीस फिट करने होते हैं, जो अलग अलग सेगमेंट है, अलग 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 एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, इनको एक साथ लेकर के आना, यही हिस्टोरियंस का काम होता है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो आपका जो टाइटल है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। As we have seen, it is not the Harappan script that help in understanding the ancient civilization. Rather, it is the material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. यानी कोई भी जो है हमारे पास लिटरेरी एविडेंस हमें मिला तो जरूर है, बट लिटरेरी सोर्स को अभी तक हम क्या कर पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं, राइट। यानी लिटरेरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल हो के भी अवेलेबल नहीं है। किस पे रिलाई कर रहे हैं हम, मटेरियल एविडेंस पे, यानी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसके ऊपर रिलाय किया जा रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने के लिए, हड़प्पन लाइफ को समझने के लिए। मटेरियल में क्या आ जाता है, आर्कियोलॉजिकल टूल में आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे पोट्री हो सकती है, टूल हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। जो ऑर्गेनिक मटेरियल रहा होगा, जैसे कपड़े, लेदर से रिलेटेड कोई मटेरियल, लकड़ी का बना हुआ कोई सामान, ये सारी चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो वो डिकम्पोज हो गई होंगी। ओके, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया क्या एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ऑल्दो आते हम सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में है, बट ट्रॉपिकल कंट्री है बिकॉज ऑफ हिमालय। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे धूप भी बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी अच्छी खासी होती है, जिस वजह से यहाँ की जो कंडीशन है वो डीकम्पोजिशन के लिए बहुत अ, अच्छी है। तो जो सर्वाइविंग मटेरियल होगा वो तो बच गया, लेकिन जो ऐसा मटेरियल, वुड, क्लोथ या और कोई भी चीज, जैसे कोई अनाज है, कुछ भी है, वो सर्वाइव नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या चीज बचे हैं, स्टोन्स, पत्थर बचे हैं, जली हुई मिट्टी, बर्न क्ले जो है वो बची है, और मेटल हमारे पास अवेलेबल, यानी ये एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हो पाया है। यानी आर्कियोलॉजिकल में भी जो चीजें एक समय तक हमारे पास रह पाई वही हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ चीजें जो शायद हड़प्पन्स यूज करते थे आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास हिस्ट्री के कुछ ही हिस्से हैं, कुछ ही पन्ने हैं हिस्ट्री के किताब के, जिनके आधार पर हमें पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। It is also important to remember that only broken or useless objects would have been thrown away. Other things would probably have been recycled. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. अब ये बात है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं, ठीक है, एक तो वो चीज है कि टूटी फूटी चीजें हम बाहर फेंक देते हैं। ज्यादातर चीजें जो काम आने लायक हैं उनको थोड़ा बहुत रिफर्बिश करके, रिसाइकिल करके हम काम में ले लेते हैं, लेकिन टूटी फूटी चीजें हैं वो बाहर फेंक देते हो सकता है कि अब जाके आर्कियोलॉजिकल लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं, ये वो एविडेंस है जो हड़प्पन लोगों के हिसाब से यूजफुल थे नहीं, हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो जैसे घर में होता है ना, पुराने जमाने में क्या होता था, आपकी जो जरूरत के, आज भी होता है, आपकी जो जरूरत के सामान आप काम में लाते हो, लेकिन घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप काम में नहीं लाते, तो घर में जो बड़ी दादी माँ या माँ होती हैं वो क्या करती हैं, उस सामान को इकट्ठा कहीं पे संभाल के रख देती हैं। ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने उस चीज को संभाल के रखा होगा, जैसे हो सकता है जमीन में
खड्डा बना करके, मतलब गड्ढा बना करके उसमें जो उन चीजों को छुपाया गया होगा, कभी निकाला ही नहीं गया होगा, अब जाकर के वो चीजें जो है वो हमें मिल रही हैं। यानी ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि जो हमें, एक तो सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले नहीं, दूसरा जो मिले हैं वो भी एग्जैक्टली वही है जो हड़प्पन्स यूज करते थे, वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कहना। ओके, तो इतना डिफिकल्ट होता है हिस्टोरियंस का काम कि बहुत फ्रेगमेंटेड चीजें अवेलेबल होती हैं, बहुत कम चीजें अवेलेबल होती हैं, और कई बार कॉन्ट्रास्टिंग चीजें अवेलेबल होती हैं। एक सोर्स कुछ और कह रहा होता है, दूसरा सोर्स कुछ और कह रहा होता है, और फिर उनमें से उनको स्टोरी जो है, हिस्ट्री की एक पिक्चर उनको बनानी होती है। अब बात करते हैं क्लासिफाइंग फाइंड्स, यानी जो चीजें हमें मिली है उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है। सो रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज. Archaeologists then classify their finds. One simple principle of classification is in terms of materials such as stone, clay, metal, bone, ivory, etc. देखो, अब मान लीजिए आप हड़प्पन सिविलाइजेशन वहां पे आप पहुंचे, मान लीजिए आप राखीगढ़ी हैं या कालीबंगा में या चौदारों में आप वहां पे हैं, और वहां पे आप देख रहे हैं बहुत सारा सामान जो वो निकाला जा रहा है। जब वो सामान निकाला जा रहा है तो फिर आप एक साथ तो उसकी स्टडी नहीं कर सकते, आप उसको क्लासिफाई करोगे। और क्लासिफाई कैसे करोगे? क्लासिफाई करोगे कि जो मटेरियल मिला है वो क्या है, क्या वो पत्थर का बना हुआ, कोई मूर्ति मिली है तो क्या वो पत्थर की है, क्या वो मिट्टी की बनी हुई है, क्या वो कोई और डिफरेंट चीज की बनी हुई है। तो जो मटेरियल है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। सेकेंड और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो होता है उनके फंक्शन के बेसिस पे। ये तो हो गया उनका जो मटेरियल यूज हुआ था उसके बेसिस पे। दूसरा हम देखते हैं कि जो चीजें जो हमें मिली हैं उनका यूज क्या था, यानी उनको किस फंक्शन में, किस चीज में काम में लाया जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और एन ऑर्नामेंट। कोई चीज मिल गई, एक आर्टिफैक्ट मिल गया, जैसे सील का ही मान लीजिए, वो बहुत डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना कि सील ताबीज के तौर पे था, सील करेंसी के तौर पे यूज होता था, या सील एक्चुअल में क्या काम क्या आती थी, राइट? तो ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, और बोथ समथिंग मेंट फॉर अ रिचुअल यूज. An understanding of the functions of an artifact is often shaped by its resemblance with present day things. Beads, coins, stone blades and pots are obviously examples. देखो, अगर आपको, आप राखीगढ़ी गए मान लीजिए, वहां पे आपको मिट्टी का एक घड़ा मिलता है, टूटा फूटा ही सही पर मिट्टी का एक घड़ा मिलता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आएगी? आप देखोगे आज जो है वो मिट्टी के घड़े का क्या काम है, आप कहोगे कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए है, पानी के लिए ये यूज किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसका समझ में आता है ना, वहां उस टाइम पे जो चीजें यूज की जाती थी और आज जो हम चीजें यूज करते हैं उसमें काफी जो सिमिलैरिटी है, उसके बेसिस पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस काम आए होंगे। Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found. Was it found in a house, in a drain, in a grave or in a kiln? Basically कोई भी चीज कहाँ पर मिली है उससे भी उसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो काफी चेंज हो जाती है। जैसे एक मान लीजिए मूर्ति है, वो मूर्ति घर में मिली है, वो मूर्ति किसी स्ट्रक्चर में मिली है, वो मूर्ति कहीं पे तैयार हो रही थी, वो मूर्ति मिली कहाँ है एक्चुअली में, उससे उसके जो सिग्निफिकेंस है वो काफी चेंज हो जाता है, राइट? सम टाइम आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस ऑल्सो। जैसे though there are traces of cotton at some Harappan sites, to find out about clothing we have to depend on indirect evidence including depiction in sculpture. अब जैसे क्लोथिंग का है, अब क्लोथिंग डायरेक्टली तो अवेलेबल है नहीं, हालांकि कुछ जगह पे जो कॉटन है उसके कुछ एविडेंस हमें मिले हैं, बट एग्जैक्टली तो कॉटन अब नहीं कह सकते हम कि शायद वो कॉटन के बारे में अवेयर थे या नहीं थे। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनकी जो पिक्चर्स हैं सील्स में या बाकी जगह उनकी जो पिक्चर्स मिली हैं, उन पिक्चर में किस तरीके के कपड़े दिखाए गए हैं, हमें उनके ऊपर रिलाय करना पड़ता है ये जानने के लिए कि उनका जो पहनावा था वो कैसा था। ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये चीज जो है वो समझनी है। सो वी हैव सीन दैट द फर्स्ट हड़प्पन सील was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, both in terms of cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with finds in Mesopotamia. जैसे मान लीजिए हमें एक सील मिली, ठीक है, तो एक तो हमें ये देखना होगा कि वो सील जो है वो हमें कहाँ पर मिली और उसके ऊपर क्या चीज, क्या फोटो, क्या पिक्चर जो है और क्या जो लेटर है वो लिखे गए हैं,
एक तो हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सील है वो मेसोपोटामिया में कहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में ये पाई गई है। अगर हड़प्पन सील मेसोपोटामिया में पाई गई मतलब वो फॉरेन ट्रेड के लिए यूज की जाती थी। फॉरेन ट्रेड में तो हम दो ही चीज यूज करेंगे, या तो करेंसी को यूज किया जाएगा या फिर आप कोई ना कोई अपनी जो मार्किंग होती है, आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी होती है उसको आप यूज कर रहे होंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए आप यूज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या है वो प्रॉब्लम्स? सो द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है जब हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझना होता है। Early archaeologists thought that certain object which seems unusual or unfamiliar may have had a religious significance। देखो, नॉर्मली ये माना गया कि जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ही अनयूजुअल से हैं, जिनका ये कहना मुश्किल है कि ये लग्जरी आइटम है या ये डेली यूज के आइटम है, अलग से हैं, कोई अलग से उनकी मूर्ति मिली है, तो उनको कहा गया कि शायद ये कोई रिलीजियस अथॉरिटी या रिलीजियस सिग्निफिकेंस इनकी रही होगी। जैसे बहुत सारी टेराकोटा फिगराइन मिली है, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं विमेन की बनी हुई, जिन पे बहुत ज्यादा ज्वेलरी है और बहुत ही सर के ऊपर एक बहुत अच्छा सा मुकुट या हेड ड्रेसेस जो है वो बहुत इलेबोरेटेड उनको पहनाया गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ज्वेलरीज देखिए, कितनी सारे नेकलेसेस और ज्वेलरीज इनको पहनाई गई है, साथ ही ये बहुत ही इलेबोरेटेड हेड ड्रेस इनके सर के ऊपर है। देन इनको कहा गया मदर गॉडेसेस, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तो आप फोटो नहीं बनाओगे, इनको मदर गॉडेसेस माना गया। इसके अलावा रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी सच एज द प्रिस्ट किंग वाज आल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड। यानी कुछ जो मैन की है वो हमें फिगर्स भी मिले हैं जो नॉर्मल ये कह पाना कि ये इंसान इस इंसान का होगा, इसका या कुछ यूटिलिटेरियन या इसका कुछ लग्जरियस यूज रहा होगा, वो कहना मुश्किल है। तो हम ये मानते हैं कि शायद ये फिगर्स जो हैं वो दिखाते हैं उनके रिलीजियस सिग्निफिकेंस को, वो दिखाते हैं कि हड़प्पन लोग किन रिलीजियस अथॉरिटीज में विश्वास रखते थे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें स्ट्रक्चर्स को रिचुअल सिग्निफिकेंस असाइन करी गई है, जैसे ग्रेट बाथ है और कालीबंगा में फायर अल्टर्स मिले हैं, यानी हवन कुंड मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ यानी बड़ा सा स्नान घर मिला है एक तरीके से, और कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टर्स मिले हैं। ये ग्रेट बाथ का काम क्या होता है? देखो, आज भी आप बहुत सारी जगह जाते हो ना, इवन आप टेम्पल में जाते हो, वहां पर आपको एक जगह क्या मिलेगा, हाथ पैर के लिए या वैसे भी नॉर्मली आपको कोई ना कोई कुंड मिलेगा, यानी सोर्स ऑफ वाटर मिला है उस टेम्पल के अराउंड। ओके, नॉर्मली लोग वहां जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोते हैं, फिर जाके मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि शायद एंशियंट टाइम पे मोहनजोदारो में ये जो ग्रेट बाथ वाला सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस दिखाता है, कोई ना कोई रिचुअल प्रैक्टिस के दौरान इसको काम में लिया जाता था। फायर अल्टर्स मतलब हवन कुंड मिले हैं कालीबंगा और लोथल में, जो दिखाते हैं कि शायद वो भी किसी प्रकार के सेक्रीफाइस इन द सेंस हवन में वो जो है वो विश्वास रखते होंगे। इसके अलावा बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए हैं टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामिनिंग सील्स को समझने के लिए। जैसे एक हमने बात करी थी ना, पशुपति सील मिली है, जिसमें एक पर्सन बैठा हुआ दिखाया जा रहा है, जो योगी के उसमें पोज लिए हुए योगी के पोस्चर में बैठा है, जिसके अराउंड डिफरेंट जो है वो एनिमल है। तो प्रोटो शिवा या आज के टाइम पे जो शिव भगवान है, उन्हीं का ही कुछ हम मान के चल रहे हैं कि शायद इन्हीं से ये सील रिलेटेड होगी। ओके, जैसे जो डिफरेंट सील्स हैं वो कुछ रिचुअल सीन्स को दिखाती हैं, कुछ प्लांट मोटिव्स यानी प्लांट के पिक्चर्स हैं उनके ऊपर, तो ये मतलब नेचर को दिखाती है, क्योंकि आज भी हम नेचर को मानते हैं, पूजते हैं। कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं, जैसे वन ऑन एनिमल्स दिखाए गए, एक सींग वाले जानवर बहुत सारे दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिकॉर्न एक मिथिकल क्रिएचर है, यानी रियलिटी में नहीं पाया जाता, बट बहुत सारी अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह सुनते हो तो वहां पर आपको यूनिकॉर्न का आपको बहुत रेफरेंस मिलता है। इनफैक्ट एक फिगर शॉन सिटेड क्रॉस लेग्ड है, योगिक पोस्चर, यही मैं आपको पशुपति सील की बात कर रही थी, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके अराउंड, उनको भी प्रोटो शिवा बोला गया, यानी कि आज के टाइम पे शिव भगवान जो हम मानते हैं, शायद वो प्रोटो शिवा अर्ली डिपिक्शन हो सकते हैं शिव भगवान के। अदर देन दैट कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिनको लिंग्स बोला गया है, लिंगास बोला गया, दैट मीन्स जैसे आज हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसी तरीके से उस टाइम पे भी ऐसे ही प्रैक्टिस रही होगी।
Many reconstruction of Harappan religion are made on the assumption that later tradition provide parallel with earlier one. हम ये मान के चलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन जब होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हड़प्पन लोग फॉलो करते थे उनके टाइम पे जो होता था शायद वही चीजें आज के टाइम पे काफी हद तक सिमिलैरिटी के साथ हो रही होंगी। अच्छा, ये जो प्रोटो शिवा सील है आप ये देख सकते हैं, ये किस तरीके से इनका जो पोस्चर है वो बना हुआ है, इनके बैठने का स्टाइल आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो इनके अराउंड बने हुए हैं। ओके, इसके अलावा ये मदर गॉडेस मिट्टी की जो है वो बनाई गई इनकी एक ये फिगराइन है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ वो विमेन गॉडेसेस में भी उतना ही विश्वास रखते थे। देन दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम नॉन टू द अननोन, दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। देखो मैंने कहा ना, आपको पुराने समय में कोई ऐसी चीज मिलती है जो सिमिलरली आप आज के टाइम पे भी यूज करते हो, तो आप कहोगे कि हाँ हाँ पुराने जमाने में इसका ये रोल हुआ होगा। जैसे चूल्हा है, चूल्हा आप आज के टाइम पे भी यूज करते हो, आप एंशियंट टाइम पे भी इसको यूज करते होगे, तो आपको फट से दिमाग में आएगा कि यहाँ पे किचन का काम हुआ करता था। जहां पर भी आपको चूल्हा दिखेगा आप कहोगे कि नहीं नहीं यहाँ पे किचन का काम जो है वो हुआ करता था। सो कुछ जगह पे बहुत डायरेक्टली हम समझ पाते हैं, बट कुछ जगह पे क्या होता है स्पेकुलेशन है, एक अंदाजा भर हमारे पास रह जाता है। सो वाइल दिस इज प्लॉजिबल इन द केस ऑफ स्टोन क्वार्न्स एंड पोर्ट्स, इट बिकम्स मोर स्पेकुलेटिव व्हेन वी एक्सटेंड इट टू द रिलीजियस सिंबल। यानी स्टोन क्वार्न्स जहाँ पे पहाड़ को काट करके, नॉट एग्जैक्टली पहाड़ को काट करके, पत्थरों को काट करके छोटे छोटे अगर कुछ आर्टिफैक्ट्स या कुछ भी बनाए जाते थे, सिमिलरली आज के टाइम पे ऐसा होता है, तो उससे हमें समझ में आता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर रहा होगा। बट ऐसी ही इंटरप्रिटेशन जब हम रिलीजियस सिंबल के लिए लगाते हैं ना, तो काम थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे पास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, आप प्रोटो शिवा की उसको देखिए, सील को देखिए। हमारा जो अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेदा, जो कि वैदिक टाइम पीरियड पे बनाया गया, लिखा गया। ऋग्वेदा के अंदर एक भगवान का नाम है जिनका नाम है रुद्र, ठीक है। जो अगर आप पुराणों में देखते हो तो पुराणों में शिव का ही नाम है रुद्र, ठीक है। तो ये हमें रेफरेंस मिलता है। लेकिन अब समझिए कि हाउ एवर अनलाइक शिवा, रुद्र इन द ऋग्वेदा इज नीदर डिपिक्टेड एज अ पशुपति, ठीक है, पशुपति, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स। शिव भगवान को हम कहते हैं ना, इज द पशुपति, लॉर्ड ऑफ भगवान, सॉरी लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, लॉर्ड ऑफ भगवान। इवन लॉर्ड ऑफ भगवान भी है, भगवानों के भी भगवान है, साथ ही साथ जानवरों के भी भगवान है, ठीक है। नॉर एज ए योगी। इन अदर वर्ड्स दिस डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन द ऋग्वेदा। देखो हमें हड़प्पन टाइम से हमें मिलता है एक, हमें मिलती है एक सील, और उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें एक योगिक पर्सन का, जिस सील को हम नाम दे देते हैं पशुपति। उसके अराउंड एनिमल्स हैं, मतलब उनके अराउंड एनिमल्स हैं और उनका एक पोस्चर है, राइट। सिमिलरली हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हमारे पास आते हैं ऋग्वेद, जो एंशियंट रिटन स्क्रिप्चर है हमारे पास। ऋग्वेद के अंदर रुद्र भगवान का नाम लिखा गया है। रुद्र की जो जिस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक या जिस तरीके से उनकी विशेषताएं बताई गई हैं वो हमें इनसे मिलती हुई नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये फिर हो सकता है प्रोटो शिवा ना हो सकता है ये ऐसे कोई शेमन हो। शेमन मतलब जैसे आपके आसपास अगर आप ट्राइब मतलब मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, एक ऐसा इंसान जो बहुत पूजा पाठ करता है, जिसके पास कुछ मिस्टीरियस पावर है, हीलिंग पावर है, तो वो ऐसे हो सकता है ऐसा कोई इंसान ये रहा हो, ठीक है। तो शेमन्स होते क्या है, दीज आर द मैन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर एज वेल एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। मतलब बहुत ही अपने आप में ये क्लेम करते हैं, और हो सकता है उस टाइम पे हुआ होगा कि मैन एंड वुमेन जो है इनके पास हो सकती है कुछ मैजिकल और कुछ हीलिंग पावर होती है, तो इनको शेमन बोला जाता है। तो हो सकता है प्रोटो शिवाना होकर के ये एक शेमन की पिक्चर है जो डिपिक्ट करी गई हो। और ये हम बात कर रहे थे कि जो अलग अलग लिंग हैं वो मिले हैं, तो हो सकता है जैसे आज के टाइम पे शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, उस टाइम पर भी इनकी पूजा की जाती हो, ठीक है। तो ये गेम्समैन और लिंगास ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि मैकी जो अर्लीस्ट एग्जीक्यूटर थे वो कहते हैं कि बहुत सारे कॉन साइज जो हैं, लापिस लजूली, जैस्पर और कैल्शिडनी जैसे प्रेशियस मेटल्स और स्टोन से जो है, नॉट मेटल्स, प्रेशियस
स्टोन से हमें ये चीज बनी हुई मिली है। बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई गई है, बहुत ही ब्यूटीफुली इनकी फिनिशिंग हुई है। हाइट जो वो 2 इंच से कम है और इनको माना जा रहा है कि ये लिंग जो है वो हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इट इज जस्ट एज पॉसिबल दैट दे वर यूज्ड इन द बोर्ड गेम्स। लेकिन ये भी इतना ही मतलब पॉसिबल है कि शायद जैसे चेस के गेम में होते हैं वैसे इनको भी बोर्ड गेम में, चेस के गेम में इनको यूज किया जाता हो। सो व्हाट हैज बीन अचीव्ड आफ्टर सो मेनी डिकेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्क। हम 1900 में लगे थे काम करने के लिए, हम 2000 मतलब 2000 की सेंचुरी में आ चुके हैं। एग्जैक्टली टू बी से 21st सेंचुरी के हम ऑलमोस्ट थर्ड डिकेड का भी जो है हमारा आधा पोर्शन जा चुका है, 2025 में हम हैं। तो ये जो हमारा 100 125 साल का जो टाइम पीरियड रहा, इसमें एग्जीक्यूशन करके हमें एक्चुअल में मिला क्या? तो हमें अब हड़प्पन इकोनॉमी का एक अच्छा खासा आइडिया है, हमें उनके सोशल डिफरेंसेस का पता है, हमें ये पता है कि सिविलाइजेशन उनकी कैसे काम करती थी। बट अगर उनके स्क्रिप्ट डेसिफर हो जाए, हम उनके स्क्रिप्ट को समझ लें, तो शायद हम ज्यादा उनके बारे में जान पाएंगे। इफ अ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन इज फाउंड, questions about the languages spoken about the Harappan could perhaps be put to rest। बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन जैसे अशोका के टाइम पे मिलती है, एक टाइम पे वो ब्राह्मी में लिखते हैं, एक टाइम पे वो जो और लैंग्वेज हैं जैसे खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, एक टाइम पे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो रेफरेंस अलग अलग उनके हो सकते हैं। ऐसे ही वो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस अगर हमें मिले तो शायद हमें ज्यादा अच्छी सी चीजें समझ में आ पाएंगे। बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन हुए हैं लेकिन अभी भी स्पेकुलेशन है, अंदाजा है। मैंने कहा था ना, इतिहास में आप बहुत श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ होगा, श्योरिटी नहीं होती बट स्पेकुलेशंस होते हैं। जैसे क्या ग्रेट बात एक रिचुअल स्ट्रक्चर है? लिटरेसी, क्या सब लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे? अब जो हड़प्पन सिमेट्रीज है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वहां पे इतना कम सोशल डिफरेंशिएशन क्यों है? ऑल्सो अनआंसर्ड आर क्वेश्चंस ऑन जेंडर। क्या औरतों के अधिकार थे? क्या औरतों को भी पोट्री बनाने का हक था, या सिर्फ वो पोट्री को पेंट कर सकते थे? वट अबाउट द अदर क्राफ्ट पर्सन? हमें पोट्री के अलावा बाकी जो लोग हैं, पोट्री, बीड्स मेकिंग, इसके अलावा जो क्राफ्ट मेकिंग लोग थे, उनका क्या हुआ? वट वर द टेराकोटा फीमेल फिगराइन यूज्ड फॉर? मदर गॉडेसेस तो हमारा अंदाजा है ना, बट अगर एग्जैक्टली हम इसको छोड़ दें तो बाकी किस चीज के लिए मदर गॉडेसेस, ये जो ये फीमेल फिगराइन हमें मिली है, इनको यूज किया जाता था? Very few scholars have investigated such issues of gender in the context of Harappan civilization, and this is a whole new area for future work। देखो, बहुत कम स्कॉलर्स ने इस एस्पेक्ट पे काम किया है कि जो फीमेल एस्पेक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करा जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, राइट, तो इन फ्यूचर जब आप हिस्ट्री में रिसर्च करना चाहो, रिसर्च करने के लिए आपको 12th करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर जाकर के जब आप रिसर्च में जाओगे तो तब शायद आप और अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करेंगे। आप अभी तो बहुत ही बेसिक हमें पता चला है, और तब जाकर के इस एरिया में हम कुछ काम कर पाएंगे। सो दिस कैन बी ए न्यू एरिया फॉर फ्यूचर वर्क। देखो, ये जो होता है ना बुक में, राइट, ये आपको 11th 12th की बुक से पहले जो एनसीईआरटी थी वहां पर ये चीज नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वहां पे काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करवाने की कोशिश की जा रही है, बट आपको ये भी बताया जा रहा है 11th 12th की एनसीईआरटी में कि देखो भाई, अभी तक इतनी रिसर्च हो चुकी है, यानी कि इतनी सारी जो है वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी भी हमारे पास कमी है, हमारे पास रिसर्च की कमी है। इसको कहते हैं रिसर्च गैप है। यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, रिसर्च गैप है। मतलब इन फ्यूचर आप आगे बढ़ें तो आप इन चीजों के ऊपर स्टडी कर सकते हैं एक स्कॉलर के पर्सपेक्टिव से, और एक आम आदमी के लिहाज से आपको इसलिए बताया जाता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जिन पे लगातार स्टडी हो रही है, तो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो लिटरेचर का नेचर है 11th 12th में वो चेंज हो चुका है। लिटरेचर अब एनालिटिकल होने लगा है, लिटरेचर अब डायलॉग में आ चुका है। अभी तक था वो काइंड ऑफ वन वे था, आपको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी, अभी भी है तो उसी फॉर्म में, बट अब आपको बताया जा रहा है कि हम अगर ये कह रहे हैं कि वहां पे ग्रेट बात मिला है या हमें डाउट है, तो हमें डाउट क्यों है, वो यहाँ पे रीजंस भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 11th 12th में जो है, जो आपकी एनसीईआरटीज हैं, ये आपकी एक एनालिटिकल अप्रोच भी बिल्ड करने की कोशिश करती हैं, जो मुझे लगता है आगे जाकर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके बहुत काम आने वाली होती है। इसीलिए कभी भी समरी से काम नहीं चलेगा। समरी में तो सिर्फ बातें कही गई हैं, समरी में तो आपको पॉइंट्स में बता दिया गया है,
पर वो स्टेटमेंट आई कहाँ से, वो स्टेटमेंट का बेस क्या है, किस बेसिस पे कंक्लूजन पे पहुंचे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया गया जिसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकला। ये जो होता है ना, इसको कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में भी जैसे आपका आप कंक्लूड करते हो, आप किसी चीज के आधार पे कुछ नई बात बताते हो, ये रीजनिंग से पता चलता है। तो मतलब एनसीईआरटीज एजुकेशन सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जानी चाहिए। अब ये सोचो कि 12th क्लास के एनसीईआरटी में जब ये लेवल आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो जो लोग यूपीएससी के लिए अपियर होते हैं जिनके पास यूजी एटलीस्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो सोचिए उनका लेवल वो क्या एक्सपेक्ट करते होंगे। बट समटाइम इट फील्स ना, आफ्टर 10th वी स्टॉप रीडिंग, समटाइम इट फील्स व्हेन आई मेट विद फ्यू पीपल ना, तो एक चीज क्लैरिटी आई, कुछ लोग सच में नहीं जानते पढ़ना कैसे होता है। राइट, ये प्रॉब्लम है। पढ़िए, धीरे धीरे आप भी इस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये टेराकोटा कार्ड है, आप देख सकते हैं पिक्चर। ये इस तरीके की पिक्चर्स जो हैं वो मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई है, टेराकोटा कार्ड ये मानी जाती है। देन ये टाइमलाइन है लोअर पैलियोलिथिक का, मिडिल पैलियोलिथिक 80,000, अपर पैलियोलिथिक 35,000 बीसी, मेसोलिथिक 12,000 बीसी, नियोलिथिक 10,000 बीसी, चाल्कोलिथिक जहाँ पे हम कॉपर का यूज करते हैं 6,000 बीसी, हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 बीसी से लेकर के 1700 तक यहाँ तक मिलते हैं हमें। अर्ली आयरन या मेगालिथिक बरियल्स हमें 1000 बीसी तक मिलते हैं, और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड हमें 600 बीसी से 400 सी तक मिलता है। ठीक है, सारी डेट्स जो वो अप्रोक्सीमेट है, यानी कि यहाँ पे वेरिएशंस हो सकती हैं इन डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देन हड़प्पन आर्कियोलॉजी को लेकर के है, जैसे अलेक्जेंडर कनिंगम की सबसे पहली रिपोर्ट 1875 में आती है। 20th सेंचुरी में 1921 में जो एम एस वत्स हैं वो हड़प्पा पे पूरा मतलब काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। 25 में मोहनजोदारो में ये पूरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। 46 में REM व्हीलर हड़प्पा को दोबारा से उनकी एग्जीक्यूशन करते हैं। 55 में SR राव जो है लोथल में एग्जीक्यूशन स्टार्ट कराते हैं। ऐसे ही 60s में BB लाल और BK थापर कालीबंगा, और 74 में MR मुगल ये बहवलपुर। देन 80s में जर्मन एंड इटालियन आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो मोहनजोदारो में आकर के स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। 86 में अमेरिकन टीम आती है हड़प्पा पे स्टडी करने के लिए, और 1990s में RS बिष्ट जो हैं वो धोलावीरा की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हिस्ट्री में हमसे ना टाइमलाइन या ईयर याद नहीं होते, वो हम कैसे याद करें। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईयर याद करने की इंपॉर्टेंस है कितनी। जरूरी है ईयर्स याद करना, क्योंकि बिना क्रोनोलॉजी के आप चीजों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाओगे। लेकिन क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। जब तक आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो, मतलब प्रॉपरली हिस्ट्री आपका ऑप्शनल नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में करी है, आपसे एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए जो सिर्फ हिस्ट्री जानना चाहता है, उसमें आपको क्रोनोलॉजी का पता होना चाहिए। एग्जैक्ट ईयर आप अंदाजा भी लगा पा रहे हैं कि 1850 1870 के आसपास ऐसा हुआ होगा, 1910 के आसपास ऐसा हुआ होगा, यानी आप एक लोकेट भी कर पा रहे हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट ईयर याद नहीं होता, डेकेड याद कर लीजिए, दशक तो बता पाएंगे ना, 1890 1910 1920 इस तरीके से डेकेड भी याद कर पा रहे हैं। डेकेड भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप अर्ली पार्ट लेटर पार्ट इसको याद कर लीजिए। यानी जैसे 1900 से लेकर के 1950 तक का जो टाइम पीरियड है, 1901 से लेकर के 1950, इसको अर्ली 20th सेंचुरी बोला जाएगा। 1950 से लेकर के 2000 तक इसको लेटर पार्ट बोला जाएगा। उनको याद कर लीजिए, 25-25 सालों के हिसाब से याद कर लीजिएगा। राइट, तो थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजी को समझ में मतलब याद करना पड़ेगा डेफिनेटली। और वो तो जब आप स्टोरी पढ़ते हो ना, हिस्ट्री इज लाइक स्टोरी, तो स्टोरी में कहानी जैसे आगे बढ़ती है, सिमिलरली हिस्ट्री भी ऐसी ही है। आप पहले कंक्लूजन तो नहीं बताते ना स्टोरी में, सबसे पहले आप बताते हो स्टोरी की थोड़ी सी आप भूमिका बांधते हो, फिर कहानी आगे बढ़ती है। सिमिलरली हिस्ट्री में भी होता है, और क्रोनोलॉजी उसमें बहुत काम आती है। अब यहाँ पे कुछ आंसर्स हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हड़प्पन बरियल्स हैं, ये इस तरीके से पूरी जब जो बरियल्स हैं जहाँ पे इंसानों को यानी कि दफनाया जाता था, जो कब्रें मिली हैं उसमें ये स्केलेटन हमें अवेलेबल हो पाया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 100 से 150 वर्ड्स में आप इनको आंसर कर सकते हैं। जैसे लिस्ट द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन हड़प्पन सिटीज, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स हु वुड हैव प्रोवाइडेड दीज। आप बताइए किस प्रकार की फूड हैबिट थी इनकी, किस प्रकार का खाना खाते थे ये। ओके, बार्ले का एविडेंस मिला है,
राइस का। आज के टाइम पे आप देखिए स्टेपल फूड कौन से हैं, ज्यादातर लोग या तो व्हीट कंज्यूम करते हैं या राइस कंज्यूम करते हैं। तो उस टाइम पे क्या ये चीजें थी, और अगर थी तो यहाँ पे कैसे आती थी। देखो सिटीज डेवलप कैसे होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सबसे पहले विलेज डेवलप होता है। विलेज में मान लीजिए कि 100 लोग हैं और 100 पीपल अपने लिए एग्रीकल्चर यानी कि फूड प्रोडक्शन का काम वो कर रहे होते हैं। चाहे वो प्रोडक्शन करें चाहे वो गैदरिंग करें, बट वो अपने लिए सबसिस्टेंस के लिए अपने पर्याप्त संसाधन वो खुद इकट्ठा करते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर डेवलप होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। अब इन 100 लोगों के लिए 100 लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, 10 लोग भी काम करेंगे ना तो वो अब 100 लोगों के लिए खाना तैयार कर सकते हैं। खाना इन द सेंस अब वो उनके लिए फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो 90 लोग बचे, 90 पीपल, ये क्या करेंगे, इनको कहा जाता है सरप्लस लेबर। यानी अब इनके पास फूड प्रोडक्शन के अलावा और भी ये काम कर सकते हैं। और जब सरप्लस लेबर होता है ना, तभी क्या होता है, सिटीज स्टैब्लिश होती हैं। लेकिन सिटीज खुद से, ध्यान रखिएगा, सिटीज को फूड प्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, विलेज पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पहला बताइए हड़प्पन सिटीज में फूड अवेलेबल कहाँ से हुआ करता था, एंड उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें जो उनको ये खाना पहुंचाते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी, व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट दे नोटिस। कैसे पता चलता है सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस का, हमने बात करी थी ना, हमने बरियल्स की बात करी थी, हमने लग्जरी आइटम्स की, और हमने जो है यूटिलिटेरियन आइटम्स की हमने बात करी थी, और कैसे उनके डिफरेंसेस थे। तो हमने देखा कि नहीं, ज्यादा डिफरेंसेस हमें नहीं मिलते हैं, इक्के दुक्के इंसिडेंट को छोड़ करके इगैलिटेरियन सोसाइटी हमें नजर आती है। थर्ड क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज इंडिकेट्स टाउन प्लानिंग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने इन डेप्थ बात करी थी, आप उसके बारे में यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। लिस्ट द मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच एनी वन ऑफ बीड वाज मेड, एनी वन काइंड ऑफ बीड वाज मेड। तो आपको बीड मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताना है, कौन कौन से मटेरियल यूज होते थे। हो सकता है ना वुड की भी बीड्स बनी, वुड की भी पॉसिबल है, स्टोन्स की पॉसिबल है, मेटल्स की पॉसिबल है, मंड का तो आप किसी भी चीज का बना सकते हो, कुछ सर्वाइव करे कुछ सर्वाइव नहीं करे। और वो मटेरियल आता कहाँ से था, जैसे एक कार्नेलियन, रेड कार्नेलियन का हम जिक्र करते हैं, तो आप उसका रेफरेंस जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। आप बुक में देखिएगा जहाँ पे 1.30 फिगर मेंशन है, और बताइए कि आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हाउ इज दिस बॉडी प्लेस्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर इट, एंड आर देयर एनी आर्टिफैक्ट ऑन द बॉडी, डू दिस इंडिकेट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो अब देखिए इसको कैसे प्लेस करा गया है, राइट। गर्दन जो है वो स्लाइटली टेढ़ी है। क्या कोई ऑब्जेक्ट मिला है, तो आप देखिएगा शायद ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनके पास मिले हैं। और ये क्या दिखाते हैं, क्या इससे ये पता चल पाते हैं कि ये जो स्केलेटन है वो मेल का है या फीमेल का है। और आप ये बताइए कि किसी स्केलेटन के जेंडर का कैसे पता चल पाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं आप, ये काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग है। देन शॉर्ट ऐसे टाइप आंसर यानी 500 वर्ड्स में आप इन पे लिख सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मोहनजोदारो, तो आप उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बात कर सकते हो, आप उनके जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हो। देन list the raw material required for craft production in the Harappan civilization and discuss how these might have been obtained। तो हमने बात करी थी ना कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कॉपर है, प्रीशियस स्टोन है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद उन्होंने, एक लापिस लजूली का भी हम जिक्र करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके वहां खुद से प्रोडक्शन नहीं होती थी, वो बाहर से ऑब्टेन करते थे। शेल का भी हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं। तो हमने कहा था कि ये विद इन इंडिया यानी विद इन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हुआ करता था, और हो सकता है इंटरनेशनल यानी कि आउटसाइड, जैसे मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान से, यहाँ से प्रोक्योरमेंट हुआ होगा। इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट कम्स द डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। अब ये अभी आज का जो मेन डिस्कशन था ना वो इसी के अराउंड है, कैसे वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं।
देन डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड बाय रूलर इन हड़प्पन सोसाइटी। इसको लेकर के एग्जैक्टली हमें नहीं पता, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बट नॉर्मली रूलर का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ट्रेड को बढ़ावा देना, सोसाइटी में वेलफेयर का काम करना। जैसे नजर आ, इगैलिटेरियन तो बिना सपोर्ट के तो नहीं हो सकती। ओके, क्राफ्ट को बढ़ावा देने के अलावा हो सकता है दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करना भी उसमें आता हो। नॉर्मली यही रूलर के काम हुआ करते थे। इसके अलावा मैप वर्क भी है यहाँ पे कि आप एक पेंसिल का यूज करते हुए एग्रीकल्चर जहां जहां होती थी उन साइट्स को मेंशन करिए वहां पे। और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वर्क है जो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके आसपास कोई म्यूजियम है, उस म्यूजियम में जाइए और वहां पर कोई भी 10 आइटम्स पे जो आपको दिख रहे हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट लिखिए और बताइए कितने पुराने हैं वो, कहाँ पर वो मिले थे और वो म्यूजियम में क्यों रखे गए, यानी वो जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन कोई भी 10 चीजें जो स्टोन से बनी हुई हो, मेटल से या क्ले से बनी हुई हो, आज के टाइम पे पत्थर से, मिट्टी से या मेटल से बनी हुई कोई 10 चीजें जो है वो प्रेजेंट करिए, इलिस्ट्रेट करिए उनको। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो हमें चीजें मिली हैं उनको कंपेयर करिए, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो चीजें मिली हैं और आज जो हम यूज करते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करिए और आपको जो भी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस नजर आता है उनको आप लिखिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो थीम 1 है, यानी जो चैप्टर 1 है, वो हमारा कंप्लीट होता है इस बुक का। आई होप अब आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने के लिए कोई और लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने हिसाब से, अपने बिहाफ पे, सेल्फ स्टडी से आप एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुद से स्टडी कर सकते हो। ओके, इसके अलावा कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 थीम 2 के बारे में। उसमें भी 2-3 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट होगा। एंड अगर आप हमारे कोर्सेज जो पेड कोर्सेज हैं उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9896859767। अभी हम आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और PSIR से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं फॉर UPSC, फॉर UGC नेट एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा बहुत जल्दी, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है बहुत जल्दी हमारे चैनल पे और भी कोर्सेज जो है वो आपको मिल जाए। ओके, तो आप इन चैनल पे इनके जो मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल दिए गए हैं इनके थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज का लेक्चर बस यहीं तक, बाकी कल देखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।